इंडिया रेडियो के ऑडिशन में फेल होने के बाद अपनी मेहनत के दम पर अगर अमिताभ बच्चन राष्ट्र के महानायक बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं। 27 साल जेल में रहने के बाद अपने हौसले के बल पर अगर नेल्सन मंडेला उसी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं। एक साधारण सी महिला बछेंद्री पाल अगर माउंट एवरेस्ट पर जाकर तिरंगा फहरा सकती है तो आप क्यों नहीं। जी हां, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारा एक खास कार्यक्रम यंग इंडिया सक्सेस मंत्रा उन्हीं यंग इंडियंस के लिए है जो कि एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं पर उन्हें क्रैक नहीं कर पाते। कारण होता है उन्हें वो टिप्स नहीं मिल पाते, वो एक्सपर्ट्स की नॉलेज उन्हें नहीं मिल पाती जिनकी असल में उस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए बहुत सख्त आवश्यकता है। न्यूज़ इंडिया ने प्रयास किया है एक ऐसा ही कार्यक्रम तैयार करने का जिसमें कि ये यंग इंडियंस जो अपनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत की उन्हें सफलता प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। जी हाँ, यंग इंडिया सक्सेस मंत्रा में स्वागत है आप सभी का। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे विशेषज्ञ को, एक ऐसे एक्सपर्ट को जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप रीट की परीक्षा में पास हो सकते हैं, किस प्रकार से उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूं हमारे आज के विशेषज्ञ से। जी हाँ, आज हमारे साथ मुकेश पंचोली जी हैं। मुकेश पंचोली जी सीए हैं, मुकेश पंचोली जी सीएस हैं, मुकेश पंचोली जी एलएलबी हैं, मुकेश पंचोली जी पीएचडी हैं। मुकेश जी, इतनी सारी पढ़ाई आपने की है, इतनी सारी डिग्रीज आपके पास हैं और उसके बाद आप आ जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। इन सब डिग्रीज को लेकर आप कहीं नौकरी कर सकते थे, अपना कोई बिजनेस कर सकते थे, अपना कुछ और काम भी कर सकते थे, क्यों आप एजुकेशन में आ गए? आज मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका नहीं, मेरे पेरेंट्स का भी रहता है। मेरी माता श्री यही कहती है कि तू पहले भी पढ़ता था, पहले भी पढ़ाता था और आज भी ये काम कर रहा है। तो मेरा मानना ये होता है कि जो जीवन में मैंने कठिन परिश्रम देखा था या जो मैंने कठिनाइयों का सामना किया था, मैंने देखा कि बच्चों के पास, हमारे जब पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हुआ करते थे और हम बिल्कुल भी दोस्तों कम से कम पैसों के लिए भी हम तरसते रहते थे एग्जाम मतलब पढ़ाई को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को किसी भी हालात में पैसों की वजह से शिक्षा वंचित ना रहे। यही मेरा लक्ष्य रहा और यही मेरा टारगेट रहा। पिछले 20-22 सालों से मेरे को पढ़ाने का ये अनुभव रहा। मैंने बच्चों के लिए दिन रात हमेशा एक मेहनत की है। मैं ये कहते हुए मेरे को मतलब आश्चर्य होगा आप सभी को कि कम से कम समय में बहुत सारी एजुकेशन बच्चों को मैं देता रहता हूँ। अभी भी मैं रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए पूरे दिन रात लगा रहता हूँ बच्चों को पढ़ाने में। और इस प्रोग्राम के माध्यम से आज यही बताना चाहूँगा कि आपके पास जो 40 दिन बचेंगे उन 40 दिन की तैयारी कैसे करेंगे, उन सब के बारे में इस प्रोग्राम में सारी बातें हम करने वाले हैं। वाकई में आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को असल में सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है मार्गदर्शन की, गाइडेंस की, टिप्स की और पढ़ाई की। और वो काम आप बखूबी कर रहे हैं। आपके ऑनलाइन वीडियोस के बारे में जितने भी बच्चे परीक्षा से जुड़े हुए हैं या जितने भी बच्चे इस प्रकार की एग्ज़ाम से जुड़े हैं वो लगभग सभी आपको जानते हैं। इसीलिए आज आपके अनुभव का फ़ायदा उठाने के लिए, आपके अनुभव का लाभ उठाने के लिए आज हमने एक खास कार्यक्रम आयोजित किया है क्योंकि रीट की परीक्षा आने वाली है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली रीट परीक्षा है क्या, रीट एग्ज़ाम्स हैं क्या, इसे कौन दे सकता है? रीट 2 तरह का होता है, एक रीट लेवल 1 होता है और एक रीट लेवल 2 होता है। आज इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे रीट लेवल 1 के बारे में। रीट लेवल 1 जो होता है, एक तो रीट परीक्षा एक एलिजिबल टेस्ट होता है, 3rd ग्रेड के टीचर्स के लिए होता है। जिस प्रकार नेट होता है उसी प्रकार रीट का होता है। बस नेट होता है कॉलेज लेक्चरर के लिए और रीट होता है अपने 3rd ग्रेड टीचर्स के लिए। ये परीक्षा आपकी रहती है। नेट जेआरएफ तो आपको पता है जैसे साल में 2 बार होता है, लेकिन रीट सरकार के अकॉर्डिंग चलता है। सरकार जब लेते हैं, जैसे ये तीसरा अटेम्प्ट है इसका, 2015 में हुआ था, 2018 में हुआ था, उसके बाद अब 2020 में है, 2021 में होने वाला है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। रीट लेवल 1 को वो विद्यार्थी दे सकता है जिसने बीएसटी कर रखा है। लेकिन अभी सरकार का भी नोटिस था, सरकार ने कहा था जिन्होंने बीएड कर रखा है वो भी रीट लेवल 1 की तैयारी कर सकता है। तो अभी फिलहाल बीएड वालों को भी रीट लेवल 1 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इससे किस प्रकार की नौकरियां मिलती हैं? लोग अक्सर जब एग्जाम की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले उनका लक्ष्य केंद्रित करते हैं, तो यही लक्ष्य केंद्रित करते हैं कि मुझे इस प्रकार के जॉब में जाना है। तो रीट से किस प्रकार की जॉब्स मिलती हैं? रीट के अंदर एक टीचर्स की जॉब मिलती है, 3rd ग्रेड टीचर्स जिसे अपन कहते हैं। टीचर्स 3 तरह के होते हैं, एक होता है 1st ग्रेड, एक होता है 2nd ग्रेड और एक होता है 3rd ग्रेड। एक होता है मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज लेवल पर होता है। स्कूल लेवल पर 3 कैटेगरी के टीचर होते हैं, एक अपना व्याख्याता होता है, एक अपना वरिष्ठ व्याख्याता होता है और एक अपना 3rd ग्रेड टीचर जिसे अपन कह सकते हैं। तो 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड। तो रीट को पास करने के बाद अपने को 3rd ग्रेड टीचर की जॉब मिलती है। अक्सर लोग फॉर्म तो भर देते हैं परंतु वो उसकी पढ़ाई कई बार प्रारंभ नहीं कर पाते या उन्हें ढंग का मार्गदर्शन नहीं मिलता। अब क्योंकि आज जब हम इस कार्यक्रम में आपके साथ बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि आज से 40 दिन शेष बचे हैं,
कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए उन लोगों को जो अभी तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, कोचिंग जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, परंतु वो आज से भी अगर शुरुआत करें तो किस प्रकार से करें जिससे कि वो इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए? बिल्कुल सुनील जी, मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो क्या आपको आइडिया होना चाहिए, बच्चों को भी आइडिया है कि ये एग्ज़ाम 2 सितंबर 2020 को होना था। ये डेट डिक्लेयर हो चुकी थी, लेकिन हुआ क्या था, कोरोना काल था, 2020 का समय तो पूरा ऐसे चला गया। उसके बाद एग्ज़ाम होने की बात थी, फरवरी में होना था, फरवरी में था, अप्रैल में होना है। अभी भी कई बच्चों के मन में सर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, नहीं होगा। मैं बच्चों को ये ज़रूर कहूँगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है या नहीं होता, इस पर तो ध्यान देना ही नहीं है। मान लो एग्जाम हो गया तो आपका भविष्य डिपेंड करेगा। तो आपको तो अभी 25 अप्रैल को मान के चलना है और अपने पास 40 दिन अपने पास बचे हैं। मैं कुछ बच्चों को ये कहूँगा कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन कई बच्चों को तो अभी रिसेंटली लगा कि हमको तैयारी करना है, कईयों को पता नहीं था, तो इसके लिए भी घबराने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। 40 दिन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब होते, कोई बड़ी बात नहीं है। 40 दिन में आदमी अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी करे ना तो इंडिया का टॉप एग्जाम IAS को भी फाइट कर सकता है। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम फाइट किया है बहुत कम समय में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसको लंबा पढ़ो, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ो। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक रखो, उसके बाद नया सब्जेक्ट लो। क्योंकि होता क्या है सर, अपन जब 1 घंटा पढ़ते हैं और 1 घंटा पढ़ने के बाद दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं ना, तो अपन अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसी सब्जेक्ट में अटका रहता है। तो मेरा मानना होता है कि स्लॉट में पढ़ा करो। आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, रीट लेवल 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं सर। मैं आपको बता दूं, एक होता है अपना साइकोलॉजी, एक अपना आता है पर्यावरण होता है, एक अपनी मैथमेटिक्स होती है, एक अपनी हिंदी होती है। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें संस्कृत और इंग्लिश, जो एक ऑप्शनल होता है। कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं और कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं। अब बच्चों के मन में पहले क्वेश्चन जब फॉर्म भरा जाता था, बच्चे पूछते थे सर हम हिंदी संस्कृत ले कि इंग्लिश ले। तो मैं बच्चों को ये कहता था कि संस्कृत लेना ज़्यादा बेटर है अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। अब बात करते सर ऐसा क्यों, क्योंकि संस्कृत और हिंदी ये दोनों सिमिलर होती है, क्योंकि व्याकरण दोनों की समान होती है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा माथापड़ी रहती है। और मैं बताऊँ सर, आपको बताऊँ कि राजस्थान की बात करें या और अदर डिस्ट्रिक्ट की या और अपन स्टेट की बात करें, एक तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें अदर स्टेट के लोग भी शामिल हैं, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम रहती है। तो इंग्लिश एक थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है, मेरा मानना होता है। बच्चों को रीड के बच्चों को 2 सब्जेक्ट में बड़ा डर लगता है, एक तो इंग्लिश में और एक मैथमेटिक्स में। तो इंग्लिश का डर तो ऐसे खत्म हो जाएगा कि जिसने संस्कृत ले रखी हो तो वैसे डर खत्म। मैथमेटिक्स के अंदर भी कोई ज़्यादा टिपिकल पॉइंट नहीं है, बहुत ईजी पॉइंट होता है। अब बात करें कि सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़े, तो आप कोई भी एक तो बुक जो होती है, कोई भी एक राइटर की बुक, आप, मैं ये नहीं कहूँगा कौन सा राइटर की लेते हो, लेकिन किसी भी राइटर की बुक लेकर अगर आप पढ़ते हो ना, तो उस पर एक तो विश्वास सबसे बड़ी बात है। ये विश्वास सबसे बड़े, जब तक आदमी को विश्वास नहीं होगा ना, वो जीवन में मैं कहूँगा कि सफलता प्राप्त कर नहीं सकता। मैं बात करता हूँ, जैसे मैं रिसेंटली एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा छोटा बच्चा अगर वो मेरी गोदी में बैठा रहता है, वो मेरे को पकड़ता नहीं है, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरे पिताजी मेरे को गिरने नहीं देंगे, उसको विश्वास है। तो एक विद्यार्थी को भी ये विश्वास रखना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं ना, हमारा शिक्षक जो कर रहा है वो हमारे ऊपर बिल्कुल मेहनत कर रहा है, उस पर विश्वास करना जरूरी है। लोग एक कोचिंग में जाते हैं, फिर बीच रास्ते में लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं वहाँ जाइए, वहाँ इस किताब को नहीं उस किताब को पढ़िए, और इसमें बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। आपने कहा कि सर ऐसे भ्रमित, ये भ्रमित वाला खेल सबसे बड़ा गलत है सर। भ्रमित खूब हो रहे सर, भ्रमित को तो होना, तो ये भ्रमित होना एक तो छोड़ना पड़ेगा बच्चों को। एक सब्जेक्ट पर और एक टीचर पर, एक बुक पर जब तक विश्वास नहीं किया ना, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि वो सफल नहीं हो पाता। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, मैंने अपना अनुभव प्राप्त किया है। मैं भी आपके मतलब पहले इन बच्चों की तरह होता था। मेरे को आज भी 2008 का किस्सा याद है, जब मैं CA कर रहा था, मेरे को भी विश्वास नहीं होता था। मैं एक बुक को नहीं, कई बुकों को पढ़ता था, और बहुत मेहनत करने के बाद ही मैं असफल हो गया। उसके बाद मैंने एक बुक पर विश्वास किया, और ऐसी बुक पर विश्वास किया जिसमें कंटेंट बहुत कम होता था, लेकिन उसको मैंने बहुत अच्छी तरह रीड किया, और मैं टॉप लेवल पर इंडिया में रहा। ये मेरा था दोस्तों। तो एक तो सर इनको क्या होता है, बच्चों को एक बड़ी बात है, बुक को देखते हैं, पतली बुक, सर ये तो बहुत छोटी बुक है, इसमें तो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। अच्छा इतनी मोटी बुक, सर ये तो बहुत मोटी, इतने कहाँ से पढ़ेंगे। तो एक तो ये चीज़ छोड़नी, कोई भी बुक लो, एक बुक लेकर पढ़िए। अभी मैं आपको कई बुक्स के बारे में बताऊंगा, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, इन 40 दिन की क्या रणनीति रहेगी, ये सब बातें हम करेंगे इसके बाद दिन। मुकेश जी, क्योंकि आपने बताया 40 दिन बचे हैं, उस 40 दिन में अब इस समय पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के अलावा एक चीज़ और ये है बच्चों को कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे कि अक्सर देखा जाता है करंट अफेयर्स के बारे में वो लोग बड़े डरे हुए होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप रोज़ अखबार पढ़िए, थोड़ा उसमें समय लगाइए, TV को बुलेटिन देखिए। कितना योगदान रहता है इन सब चीज़ों का रीट के एग्ज़ाम में? सर मैं रीड के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि रीड के लिए करंट अफेयर्स तो नील एंड अवॉइड है, इसका मैं बोलना, क्योंकि रीड के अंदर करंट अफेयर्स का पोर्शन 150 क्वेश्चन में से 2 या 3 का रहता है। वो 2 या 3 क्वेश्चन भी कहाँ से आएंगे पता नहीं।
और उसके लिए डेली अपन 2-2 घंटे ऑनलाइन चैनल को देखे या कोई न्यूज़ पढ़े, तो मेरा मानना था अननेसरी, क्योंकि मोर स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट स्टडी इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे अगर बच्चा करंट पढ़ रहा है ना, इससे अच्छा 2 घंटा अगर सब्जेक्ट पढ़े ना, वो ज़्यादा बेटर करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट फिक्स होता है कि क्वेश्चन वहीं से आना होगा। रीट के अंदर सबसे बड़ी बात है टीचिंग मेथड, एक सब्जेक्ट होता है सर। टीचिंग मेथड से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा 1/5 भाग जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टीचिंग मेथड। और टीचिंग मेथड आपके मैथ्स में भी आते हैं, आपकी साइकोलॉजी में आते हैं, आपके ईवीएस में भी आते हैं, आपके हिंदी और संस्कृत सब में 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पांचों सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आते हैं और सब सिमिलर होते हैं, बहुत ईजी होता है। तो 50 क्वेश्चन तो आपके वैसे फ्री हो गए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं मैथ्स की। सर मैथ्स के अंदर क्या होता है कि बताओ, रीट के अंदर क्या होता है कि हम पढ़ाते हैं ना, तो रीट के अंदर मैं बताऊं कि लगभग वुमेन्स ज़्यादा होती है, महिलाएं ज़्यादा होती है। और जनरली अपन जानते हैं कि महिलाएं जो होती है या पुरुष जो होता है, उनको मैथ्स का बड़ा डर लगता है। मैथ्स तो ऐसा लगता है कोई खाने को दौड़ती है, मैथ्स को देखते हो डरते। तो मैं उन विद्यार्थियों को कहूँगा, मैथ्स के अंदर 5 यूनिट होती है सर, चौथी और पांचवी जो यूनिट होती है वो वैसे ईजी होती है। तो आपको क्या करना होता है, मैथ्स के अंदर वो टॉपिक पढ़िए जो आपको ईजी लगे, छोड़ना नहीं है। सब कुछ मत पढ़ो, लेकिन जो ईजी टॉपिक लगते हैं उनको पढ़ते जाइए, उनकी प्लानिंग के आधार पर पढ़ते रहिए। हिंदी के अंदर मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी की एक बुक आती है जिसको हिंदी सार कहा जाता है, जो 8वीं से लेकर मतलब 6ठी से लेकर 10वीं तक की एक बुक आती है, बहुत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक होती है। उसको पढ़ना सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी पूरी वहाँ से कवर होती है। संस्कृत के लिए भी आप एक बुक ले सकते हो, कोई भी राइटर की अच्छी बुक ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहते हो, जिससे आप पढ़ना चाहते हो। इस क्लास के माध्यम से या इस ऑनलाइन आपके इस मतलब प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि कहीं पर भी पढ़ो, एक पर विश्वास लेकर पढ़ो, वो सबसे बड़ी बात है, वो आपको सफलता जरूर दिलाएगी। और घबराना नहीं है, सबसे बड़ा है। बच्चों को घबराहट बहुत भयंकर होती है, 40 दिन बचे करेंगे क्या। मैं बोला 40 दिन तो बहुत कुछ आता रीट के लिए। रीट के लिए 40 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से चिल होके पढ़िए, बिल्कुल विदाउट टेंशन होके पढ़िए। मतलब मुकेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि 40 दिन नहीं सोचने का तरीका है, आपके पास 40 रातें भी अभी बाकी है, बहुत सारा समय बचा हुआ है। मुकेश जी, 4-5 सब्जेक्ट आपने 5 सब्जेक्ट बताए, इनमें स्कोरिंग के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? क्योंकि हर सब्जेक्ट अलग है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग है, मैथ्स को समझना पड़ता है, कुछ और सब्जेक्ट ऐसे जिन्हें याद करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, तो किस प्रकार से स्कोरिंग के लिए क्या बताना चाहिए? स्कोरिंग के लिए सर मैं ये कहूँगा कि कई बच्चे जो होते हैं ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट में एक तो बच्चों की हिंदी बेस्ट रहती है, टीचिंग मेथड सबसे शानदार रहते हैं, और मैं फिर बोल रहा हूँ मैथ्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। मैथ्स से बच्चे डरते हैं, लेकिन स्कोरिंग मैथ्स में आता है, क्योंकि मैथ्स के अंदर क्या होता है, सिमिलर टॉपिक फिक्स रहते हैं, कंटेंट फिक्स रहता है, ट्रिक्स फिक्स रहती है। तो मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकता है, बजाय उससे डरे नहीं, बच्चा डरता है। साइकोलॉजी में क्या होता है सर, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी से बच्चा डरता क्यों है? साइकोलॉजी के वर्ड बड़े खतरनाक होते हैं, उनके वर्ड की मीनिंग समझ नहीं आती कि उसका एक्चुअल वो कहना क्या चाह रहा है। ऐसे कठिन शब्द जिनको कहते हैं ना, ना कोई टीचर पढ़ा पाता है, ना बच्चा पढ़ पाता है। तो साइकोलॉजी थोड़ी टिपिकल इसलिए होती है क्योंकि उसकी लैंग्वेज बड़ी टफ होती है। साइकोलॉजी ईजी है, लेकिन लैंग्वेज उसकी टफ रहती है, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर जो रहेगा वो बहुत इजी रहता है, कोई टिपिकल नहीं रहता। आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस की डिमांड्स के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। आप सिलेबस है सर, मैं एक बात कहूँगा, बच्चे असफल क्यों होते हैं मैं ये बताता हूँ। मैं इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से कहता हूँ, आप सभी विद्यार्थी मेरे को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सर मैं 99.99% आंकड़ा बता रहा हूँ, 99.99% कि बच्चों को सिलेबस याद नहीं होता। मतलब एक्चुअल में सिलेबस नहीं पता कि सिलेबस क्या होता है। बस ये जानते हैं हिंदी होती है, संस्कृत होती है, इंग्लिश होती है, लेकिन हिंदी में कौन सा टॉपिक है पता नहीं, संस्कृत में कौन सा टॉपिक है नहीं पता। आप चाहे कमेंट करके जवाब दे देना कि किसी को पता हो, तो कोई नहीं होगा सर पता। मैंने ये देखा अनुभव। मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ, जहाँ पर भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को ये कहता हूँ, सबसे पहला काम होता है सिलेबस को याद करना, कि आप जिस युद्ध की तैयारी कर रहे हो उस युद्ध में दुश्मन कौन है। आप अपना सिलेबस हमेशा पास रखा करो, उसको टिक करते जाया करो कि ये टॉपिक मेरा हो गया, इसको मैं कवर कर लिया। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, आपका मनोबल बढ़ता है, और जब इंसान का मनोबल बढ़ता है तो पेपर हमेशा ईजी लगता है। पंचोली जी, एक बात और बताइए, अक्सर जो बच्चे हैं वो इस चीज़ से घबरा जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि 30,000 वैकेंसी हैं और 16 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उस चीज़ से आधे बच्चे तो वहीं पर हार जाते हैं। वो उसको डिवाइड करते हैं, एक सीट पर इतने लोग हैं, मेरा नंबर कहाँ आएगा। सबसे पहले उससे बाहर कैसे निकले? सर इसके लिए मैं कहूँ, इसके लिए मैं मेरा खुद का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं सर बताना चाहूँगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सी होता है ना, वो इंडिया का 3रे नंबर का सबसे टिपिकल एग्जाम है। आईएएस, कैट, इनके बाद अगर सीए की बात करें, हमारे सीए में सर क्या होता है कि जनरली 2% रिजल्ट निकलता था जब मैंने पास किया था। अगर हम ऐसे सोचते क्या 2% में हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, और मैं हिंदी मीडियम से, बच्चे तो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो ये तो गलत है। अपने को एक सीट चाहिए,
और मैं एक बताऊं कि सर 2015 का मेरे को एक किस्सा याद है। मेरे एक फ्रेंड थे, उनके फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक सीट थी, एक सीट, और कई लोगों ने फॉर्म भरा था। मौला सर यार आपका नंबर कहाँ से आएगा, तो उन्हीं का नंबर आया। तो ये तो कहना गलत बात है, ये तो, और उनका नाम भी मैं बताऊंगा, कभी उनसे भी मिलाऊंगा, इस प्रोग्राम में जरूर लाएंगे उनको भी। मतलब एक सीट के लिए पूरे राजस्थान में एक सीट थी और उनका नंबर आ गया था। तो मेरा मानना होता है कि ये सीट वेट का तो सिस्टम खत्म है, क्योंकि 16.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। मैं कहूँ सर इसमें 50% को तो ये नहीं पता है रीट होती क्या है, बस फॉर्म भरे जा रहे हैं और अच्छा खासा सरकार का बजट अच्छा सही चल रहा है, सर काम हो रहा है अपना, तो ये कोई इशू नहीं है। तो आपको ये तो लड़ने की जरूरत नहीं है। उसमें से आधों को पता नहीं और आधे एग्जाम देने नहीं आएंगे, क्योंकि सर एग्जाम होगा बाहर। कई तो जैसे हमारा MP से आ रहे हैं, बोला राजस्थान में सेंटर आया, वो आएगा ही नहीं, और यार कौन जाएगा, तैयारी है नहीं वो अगर, तो आधे तो वैसे खत्म हो जाएंगे। तो जनरली जो तैयारी होती है ना सर, बताऊँगा 31,000 पोस्टें हैं, उसमें से लगभग मैं आंकड़ा बताऊँ ना 70-80 हज़ार लोगों के बीच में कंपटीशन है, पढ़ने वाले वही है। हम कई बार लाइव पढ़ाते सर, बच्चे कमेंट करते रहते हैं, मेरे को गुस्सा भी आता है, उन पर दया भी आती है। गुस्सा इसलिए आता है कि टाइम खराब कर रहे हैं, क्यों अपने घर वालों का पैसा खराब करे, और दया इसलिए आती है कि ये भविष्य के साथ फिर वही सुसाइड करना, फिर आत्महत्या कर लिया, फिर सरकार के ऊपर आरोप लगेगा इसने सुसाइड कर लिया, उसने वो कर लिया होगा। पता है नहीं कि बच्चा खुद सुसाइड करने का काम कर रहा था। अगर पढ़ना होता तो जीवन में सफल जरूर हो जाता। जो भी आप बोलते हैं वो इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं रहता है। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो जरूर आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के हौसलों से बड़ा नहीं, हारा वही जो मन से लड़ा नहीं करके। और आज हमारे साथ में, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिन लोगों ने अपना टेलीविजन सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है, उन्हें बता दें कि आज हमारे साथ में मुकेश पंचोली जी हैं, जो कि रीट के एग्जाम के एक्सपर्ट माने जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हालांकि, परंतु आज हमने इन्हें रीट के एग्जाम को किस प्रकार से क्रैक करें उसके बारे में जानने के लिए बुलाया। मुकेश जी, अब बहुत सारी बातें आपने बताई, एक छोटी सी चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ वो है कि बच्चों को हमेशा ये रहता है कि मैं कुछ स्टडी मटेरियल्स ऐसे इकट्ठे करूँ, नोट्स कहाँ से लूँ, टेस्ट सीरीज कहाँ से लूँ, इन सब का अरेंजमेंट वो कैसे करें, सिलेक्शन कैसे करें? सर मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि एंड मोमेंट जब बचता है, लास्ट के 15-20 दिन बचते हैं, उस समय लोगों को या विद्यार्थियों को जो भी है टेस्ट सीरीज पर ही फोकस करना चाहिए। जो पढ़ लिया उसको रख देना चाहिए, उसके बाद अपना खुद का इवोल्यूशन करना जरूरी है, आकलन करना जरूरी है। क्योंकि अगर आकलन नहीं कर पाएगा तो बच्चा समझ नहीं पाएगा मेरे को कितना आता है या कितना नहीं आता। लेकिन इसके दो फर्क होते हैं सर, इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। अगर बच्चे को समझ में आने लग जाता है तो उसका मनोबल अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो कई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करता है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद अगर उसमें नेगेटिव आने लग जाता है तो उसका मनोबल डाउन भी हो सकता है। हालांकि इससे बच्चे को घबराना नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, 1 या 2 टेस्ट सीरीज आप अच्छी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली कोचिंग वाले ऐप में भी एक टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसको मैंने खुद ने देखा है, वो भी अपने आप में बेस्ट टेस्ट सीरीज है, क्योंकि मैंने उसको खुद ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि अपने हिसाब से सही है। तो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो सर, मेरा ये नहीं कहना पर्टिकुलर मेरा किसी को नहीं है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप उसको सोल्व कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके आपका क्या होगा, एक मनोबल डेवलप होगा कि हाँ हमारी तैयारी प्रॉपर है और हम इस एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ओके, लेकिन अगर टेस्ट सीरीज के बाद भी अगर आपका मनोबल डाउन होता है तो भी आपको टेस्ट सीरीज ही रखना है, क्योंकि आपका समय कम रहेगा। लास्ट के 15 से 20 दिन आपको इसी पर फोकस आपको करना चाहिए। मेरे साथ आपने सब सब्जेक्ट के बारे में बताया, ईवीएस शायद कहीं रह गया। ईवीएस की तैयारी कैसे करें, वो भी थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक अलग सा सब्जेक्ट होता है, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे? सर ईवीएस अपने आप में अलग सब्जेक्ट इसलिए होता है कि वो ईवीएस नहीं है, उसे अपन पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं ना, उसके अंदर सब कुछ है। उसमें सर ज्योग्राफी भी आती है, उसमें पॉलिटिकल भी आती है, उसमें हिस्ट्री भी आती है, उसमें टीचिंग मेथड भी आता है, उसके अंदर साइंस भी आती है, उसके अंदर सोशोलॉजी भी आती है। तो वो कोई अपने आप में खुद सब्जेक्ट नहीं है, वो कई सब्जेक्ट का एक मिला जुला रूप है। और जनरली उसको कोई पढ़ा नहीं पाता ईवीएस को लेकर, और क्वेश्चन वहाँ से भी 30 आते हैं। उसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मिले जुले होते हैं। तो उसकी तैयारी भी बेस्ट होती है, कहीं ना कहीं आप उसकी तैयारी भी कर सकते हो। और मेरा मानना होता है ईवीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर एनसीईआरटी की किताबें, प्राइमरी लेवल की जो बुक्स होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनने वाले हैं। वक्त आता है जैसे जैसे एग्जाम पास में आते जाता है, जैसे जैसे एग्जाम्स की डेट्स पास में आती जाती है, वैसे वैसे बच्चों की धड़कनें बढ़ती जाती है, स्टूडेंट्स जो है घबराने लगते हैं। सर इसके बारे में एक बात कहूँगा सर, जब धड़कनें बढ़ती ना, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है, जिस विद्यार्थी को एग्जाम से पहले डर लगता है ना, वो जरूर सफल होता है। डर उसी को लगता है जिसने मेहनत की होगी। बाकी सर क्या होता है कि जो मेहनत नहीं करता उसको पता है कि फेल होना है, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो डर आना भी जरूरी है, और आएगा सर, डर तो आएगा। जिसने मेहनत की होगी ना उसको एग्जाम से पहले डर लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है। क्योंकि डर, जैसे डर कई बार हमको भी लगता है, हम पढ़ाते हैं ना, कई बार ये सोचते हैं यार एग्जाम में नहीं आए तो क्या होगा। ये डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने मेहनत की है। बाकी यूट्यूबर को डर नहीं लगता,
कोई उनको पता है पढ़ाते हैं नहीं, तो डर किस बात का, कोई गाली किसी को मिलेगी नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ मतलब है नहीं। क्या रहना चाहिए परीक्षा से 7 दिन पहले स्टूडेंट्स की क्रियाकलाप क्या रहनी चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ क्या रहनी चाहिए, किस प्रकार से वो अब अगले 7 दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें? मैं बहुत अच्छी बताऊंगा सर। मैंने अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले अभी 48 घंटे की क्लास रखी थी। मैंने बच्चों को पढ़ने के तरीके सिखाए थे। कोई बुक होती है, उस बुक को पढ़िए, उसके बाद जैसे बुक का एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को पूरा इंपॉर्टेंट होता है, उस पैराग्राफ में से 2-3 वर्ड ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को हमेशा उन 2-3 वर्ड को की पॉइंट बनाकर साइड में लिखना चाहिए। मैं बच्चों को कई बार कहता हूं सर, बच्चों को समझाता हूं कि आप एक पेज में से 7-8 पॉइंट की पॉइंट उठा लो और उनको आप एक साइड में लिख लो। एग्जाम से 7-8 दिन पहले अगर आप उन की पॉइंट्स को पढ़ोगे ना, तो आप आराम से पूरा रिवीजन कर सकते हो, बजाय कि आप पूरा पढ़ने से। जैसे आपने एक पढ़ा, एक कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में मान लो 30 लाइन है। अब 30 लाइन तो इंपॉर्टेंट होती नहीं है। जैसे आज अपना एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके आधार पर आप समझ जाते हैं कि प्रोग्राम में क्या होने वाला है। वही चीज होती है कि एक पेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे पिक्चर होती है, पिक्चर का एक टाइटल ही तो होता है, उस पिक्चर से अपन समझ जाते हैं कि पिक्चर में क्या होगा, कौन किरदार होगा, क्या भूमिका होगी, वो सब कुछ हम समझ जाते हैं। अक्सर 40 दिन या 30 दिन या 15 दिन का समय जब बचता है, लोग टीवी बंद कर देते हैं, मोबाइल को बंद करके रख देते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट बंद कर देते हैं। कहाँ तक सही है वो? सर मैं व्यक्तिगत ना सर, मैं डेली अब बच्चों को बोलना चाहूँगा, मैं इतना पढ़ाने के बाद ही आधा 1 घंटा मूवी देखता हूँ। सर इसका रीज़न बताता हूँ। मूवी देखने के 2 रीज़न है। एक तो था पर एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, मज़े आ रहे हैं। नहीं, अगर आपको सीखने के लिए पढ़ोगे ना, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं सर RS IAS को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। जब अपन रोड से गुजरते हैं ना सर, इकोनॉमी, मैंने देखा जीवन में 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखे जो रोडों पर है, जिनका आंसर रोडों पर है। जैसे अभी बात करें, इंदिरा रसोई योजना खूब जगह लगी हुई है, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अटल आवास योजना खूब रहती है, कई बच्चे वहाँ खड़े रहते हैं। अभी रिसेंटली क्या होता सर, 2018 के दिन पेपर हुआ था, RS का पेपर हुआ था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे का ओ सर यार ये गलत हो गया। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि जिस बच्चे ने मेरे को ये कहा ना कि यार मैं सर गलत हो गया, मतलब क्यों, बोला यार सर मेरे को पढ़ा नहीं था। मैं कहा एक बात था कि तू डेली जहाँ खाना खाता है ना, जिस रसोई 8 रुपए में 5 रुपए में, तो उसको कभी उसको पढ़ ही लेता, उस पर साफ साफ लिखा हुआ था, एक क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाता। लेकिन सर दुनिया क्या होती है, बस भटक रहती है। मूवी देखने जाते हैं, बस गाने चल रहे हैं, मजे आ रहे हैं, उसको सीखते नहीं सर। सीखना बहुत जरूरी बात है। सीखने के लिए कोई काम, जैसे अभी अपना प्रोग्राम चल रहा है, अब कई तो कमेंट करेंगे मजे आ रहे हैं, ये आ रहा है, अगर इसको कोई सीखने के लिए पढ़ेगा ना, वो जीवन में सफल हो जाएगा। और एक दिन पहले जब कल एग्जाम है, उस समय क्या करना चाहिए? मेरा कहना होता है सर, एग्जाम से एक दिन पहले ना सर, मेरा एक फ्रेंड था जिसे ऑल इंडिया 17वीं रैंक थी उसकी, मतलब CA फाइनल के अंदर, इंडिया के अंदर। वो एग्जाम से एक दिन पहले मूवी देखने जाते थे, फुल मूवी देखते थे, घूमते थे, फिरते थे, मजे करते थे। एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ते, क्योंकि सर दिमाग क्या कहता है कि रिलैक्स, जब दिमाग अपना, जब दिमाग आराम होता है ना, रिलैक्स होता है ना, तो अपना रिकॉल करता है, फिर पुरानी बातें रिकॉल करता है। लेकिन जैसे अपने एग्जाम से 2-3 घंटे भी पहले पढ़ते हैं ना, तो फिर वो टेंशन रहती है, और यार अभी पढ़ा था। तो एग्जाम से 24 घंटे पहले कम से कम पढ़ाई को स्टॉप कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ बंद कर देना चाहिए। जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है, इसमें मैंने कई बार ऑब्जर्व किया। हम सर एग्जाम से, अच्छा सर इसमें क्या होता है, कई बच्चे नहीं कर पाते, इसका भी तरीका होता है। हम जब नोट्स रखते थे ना, नोट्स को फाड़ देते थे। नोट्स को फाड़ने का मतलब क्या होता है, नोट्स होते नहीं थे, तो टेंशन, अब पढ़े कहाँ से। जब तक अपने सामने नोट्स रहेंगे, मन करेगा उठा लूँ, पढ़ लूँ, मन करेगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है सर। सिगमंड फ्रायड ने कहा ना कि चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, वो चलता रहेगा। ओके जी, अभी तक हमने जो बातें की वो एक तरह से वो बातें हैं जो कि युद्ध में उतरने से पहले की है। अब मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ कि आज बच्चा जो है युद्ध के मैदान में उतर चुका है, मतलब कि परीक्षा हॉल में बैठा है, वहाँ पर वो उसके सामने पेपर आता है, वहाँ पर उसे किस प्रकार से उसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न उसमें ऐसे होते हैं जो उसे बिल्कुल नहीं आते, कुछ में उसे डाउट होता है और कुछ बहुत अच्छे आते हैं। क्या कहना चाहिए सर? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी को सबसे पहले उस पेपर को सोल्व करना चाहिए जो उसको आता है। जैसे सपोज को साइकोलॉजी आती है, साइकोलॉजी मान लो 3रे नंबर पे है, तो वहाँ डायरेक्ट 3रे नंबर पे जाए, पहले नंबर पे ना जाए। सर बच्चे एग्जाम में एक गलती करते हैं, पहले क्वेश्चन टिक कर लेते हैं, ओमार शीट बाद में भरते हैं। ये मैंने कई बार देखा सर, कई बार बच्चे एक क्वेश्चन ऊपर होते हैं, वो सारा सीक्वेंस बिगड़ जाता है और उसका भविष्य खराब हो जाता है। आपको जैसे क्वेश्चन आए वैसे उसका आंसर करते जाओ। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ओमार शीट भरते हैं, और जल्दबाजी में वो एक ऊपर नीचे हो जाता है, और एक ऊपर नीचे होते हैं सर उसका सारा भविष्य चौपट। और ऐसा मैंने एक बार नहीं, अनेकों बार मेरे टॉपर से टॉपर स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, जो वाकई में ब्रिलियंट थे, लेकिन अपने क्या होता है कि लास्ट में ओमार शीट भरने के कारण उनका सारा सीक्वेंस बिगड़ जाता है। आपको जैसा क्वेश्चन आए उसको कर लो, जहां डाउट लगे वहां बाद में करना।
चारों क्वेश्चन में डाउट लगे उसको नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन अगर 2 क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा बहुत वहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इतना वो लोड नहीं होती है। और आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, सारे लगभग सही हो रहे हैं, अगर 100 से ज़्यादा सही है तो वहाँ पर आप 10-15 क्वेश्चनों में आप डाउट्स वाले भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होता, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा रिस्क लेना बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको लगता है कि सारे डाउट हैं तो फिर उसका तो कोई इशू है नहीं। तो मेरा मानना होता है जो पहले क्वेश्चन आए उसको करते जाइए और हैंड टू हैंड ओमार शीट भरते जाए। हालांकि सर इतना बोलने के बाद बच्चे नहीं करते, इतना बोल रहे हैं तो भी बच्चे नहीं करते। तो वो मैंने देखा सर अभी रिसेंटली 2019-20 के अंदर पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, मेरा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसने ये बड़ी गलती कर दी थी, उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ओमार शीट बढ़ा, एक क्वेश्चन उसको नहीं आता था, लेकिन उसने क्या किया, 10वें नंबर का क्वेश्चन नहीं आया बाकी यार, तो उसने 11वें का आंसर 10वें भर दिया, वो सारा सीक्वेंस ऊपर की ओर चला गया और सारी ओमार शीट क्या होगी, खराब। तो वो बड़ी गलती होती है, बच्चों के साथ एक गलती होती है। बच्चों के साथ एक गलती और होती है सर, जब वो ओमार शीट को भरते ना तो वहाँ पर नाम गलत हो गया तो घबरा जाते हैं। आपको एग्जाम के समय घबराहट तो लेनी ही नहीं है, जो हो गया वो हो गया, नाम गलत हो गया हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो बात की बात देखेंगे, पहले पेपर सोल्व करो। क्योंकि सर हर चीज़ का समाधान होता है, रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब संभाल लेंगे, रोल नंबर गलत होता है वो नहीं होना चाहिए, रोल नंबर नहीं समझेंगे, नाम आम तो सब समझ है, नाम आम तो सब सुधर जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। रोल नंबर भरते समय ध्यान रखो, बाकी तो कुछ नहीं, सिग्नेचर क्या हो गया, नाम क्या हो गया, डजन मैटर। कुछ लोग सफल नहीं हो पाते, उसके बाद निराश हो जाते हैं, अगले एग्जाम को देने की हिम्मत ही नहीं करते, उन लोगों के लिए क्या कहना है? सर ऐसा तो मेरा मानना था, ये निराशा तो सर होनी नहीं चाहिए। पहली बात तो सबसे पहली बात तो सफल होना या ना होना ये सब किस्मत की बातें होती है, भविष्य की बातें होती है। मैं किस्मत को नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि 40% सर किस्मत साथ देती है। मैं ये भगवान इन कोई होता है ना, अपन कई बार नहीं मानते इनको, क्योंकि मेहनत को मानते हैं। तो मेरा मानना था कि 40% किस्मत साथ देती। कई लोग ऐसे होते हैं सर जो मेहनत करते हैं लेकिन उनकी किस्मत साथ नहीं देती, ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को भी मानना पड़ता है अपने को। लेकिन सफलता या असफलता ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगले एग्जाम्स की तैयारी करो, बहुत एग्जाम होते हैं जीवन में, बहुत सारी चीज़ें होती करने के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं कि हमारा जीवन इसी के ऊपर टिका हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं, हमारे जीवन में और भी बहुत सारी होती है। हताश निराश होना ये कायर लोगों की बात है। सर मैं मेरे बारे में बता दूं, हमने जो जीवन में देखा है ना, इतनी कठिन परिस्थितियां, आज के लोगों को तो कोई कठिन परिस्थिति, आजकल तो मोबाइल हाथ में, सब कुछ हाथ में, एवरीथिंग, सारी फैसिलिटी हाथ में, हमारे टाइम वो भी नहीं हुआ करता था। तो निराश होना तो मतलब एक कायरता की बात है, और जो निराश हो जाए उसको तो फिर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए मेरा मानना। तो आपको ये निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे भी एग्जाम होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जीवन में, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे अपने जीवन के पल होते हैं। कहा जाता है सर, अपने कहते हैं कि इंसान अपने 30 साल 40 साल की उम्र में अगर 2 घंटे के अंदर निराश हो जाता है तो इसका मतलब वो कायर है, नहीं होना चाहिए निराश, आगे की ओर मेहनत करना चाहिए। आपने मेहनत की है, आपने तरीके से पढ़ाई की है, होना या ना होना वो अपने नेकी कर दरिया में डाल, अगर पास हो गए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, इश्यू नहीं है। तो आपको आगे की तैयारी करते रहना चाहिए, तो बच्चों की निराशा तो नहीं होनी चाहिए सर। मुकेश जी बहुत अच्छा लगा आप आज हमारे स्टूडियो में आए। मैं चाहूँगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि 25 अप्रैल 2021 आ रही है, आप सभी लोग दिल से मेहनत कर रहे हो और आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरी तरफ से और न्यूज़ इंडिया की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे परीक्षार्थियों को आपने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए, बहुत अच्छी एडवाइस दी। हम आपको बार बार हमारे स्टूडियो में इसी प्रकार बुलाते रहेंगे, कई अलग विषय के साथ, किसी नए संदेश के साथ में। हमें दीजिए आज्ञा, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आज ही के दिन, आज ही के समय देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।